नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी थ्योरी ऐप का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने पर्सनालिटी थ्योरी ऐप का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था और सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा था। मैं आप लोग को हमेशा से बोलते आया हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप लोग एग्जाम्पल को ज़रूर लगाया करिए। जब तक आप लोग एग्जाम्पल को नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई। और जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ किस तरीके से आप लोग को पढ़ा दूँ, एक बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ आप लोग को रिवाइज करना पड़ेगा और खुद से कुछ क्वेश्चनों को लगाने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जब बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे, पेपर देने बैठेंगे तो वहाँ पर एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, संख्याएं को बदल बदल कर खुद से लगाने की कोशिश किया करिए, खुद से प्रैक्टिस किया करिए, तभी आप लोग का दिमाग खुलेगा और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर भी सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो अगर मैं सॉल्व कराता रहूँगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ नोट करते रहेंगे, खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है हमारे पढ़ाने का। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश किया करिए। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग पर्सनालिटी थ्योरी ऐप का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, एक व्यक्ति ने कुल धन राशि 75,000 की पूंजी लगाई। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कुल धन राशि यानी 75,000 रुपये की पूंजी लगाई कहीं पर भी किसी कार्य के लिए। इसका एक भाग, जो 75,000 रुपये है उसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष जो भाग है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया है। ठीक है मेरे भाई। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया हुआ है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिन्होंने 75,000 रुपये की पूंजी लगाई हुई है और 75,000 का एक भाग 12% और शेष बचा हुआ जो भाग है वो 10% की दर से वो जो ब्याज है, वार्षिक ब्याज है, वो लगाया हुआ है। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज यानी 12% है और 10% है, उसका कुल या वार्षिक ब्याज जो है 8,300 मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया हुआ है। यानी हम लोग को ज्ञात करना है 12% पर कितना धन लगाया हुआ है और 10% वार्षिक ब्याज पर कितना धन लगाया हुआ है। 12% वार्षिक ब्याज पर कितना धन लगाया हुआ है और 10% वार्षिक ब्याज पर कितना धन लगाया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे भाई, मान लीजिए आप 100 रुपये की पूंजी किसी कार्य में लगाया हुआ है। कितने रुपए की मेरे भाई, 100 रुपये की पूंजी यानी 100 रुपये आप किसी कार्य में लगा रहे हैं। तो 100 रुपये का 12% जब आप लोग निकाल लेंगे तो यानी 12 रुपये आप लोगों ने वार्षिक ब्याज की दर से एक भाग यानी पहले भाग में 12% यानी 12 रुपये वार्षिक ब्याज की दर से आप लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद शेष बचा हुआ भाग 10%, यानी हम लोगों ने 100 में से 12 रुपये निकाल लेंगे। कितना मेरे भाई, 100 रुपये में से 12 रुपये हम लोग घट माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 88 रुपये बचेगा। ये जो 88 रुपये है ये पूरा 10% है। कितना है मेरे भाई, 10% है। क्वेश्चन में बोल रहा है, ये मैं सिर्फ आप लोग को समझा रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 75,000 रुपये की पूंजी उसने लगाई हुई है, तो 75,000 में 12% जो है एक भाग यानी पहला भाग उन्होंने 12% वार्षिक ब्याज की दर से और 12% के बाद बचा हुआ जितना भाग है शेष भाग 10% वार्षिक दर से लगाया है। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 मिले
तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया हुआ है। प्रत्येक दर यानी 12% पर कितना धन लगाया हुआ है और 10% पर कितना धन लगाया हुआ है, हम लोग को यही ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ये चीज़ मैं आप लोग को समझा दिया हूँ, आप लोग को समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेरे भाई, माना 12% जो है 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से लगाया गया धन, 12% वार्षिक दर से लगाया गया धन हम लोग क्या मान लेंगे मेरे भाई, 100 रुपया मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार से तथा 10% वार्षिक, आप लोग लिख लीजिएगा, वार्षिक दर से लगाया गया धन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा 12% वार्षिक दर से लगाया गया धन। सेम वही चीज़ लिखना नीचे, 10% वार्षिक दर से लगाया गया धन कितना आप लोग मान लेंगे, ₹y मान लेंगे। 12% वार्षिक दर से लगाया गया धन हम लोग को ₹100 मान लिया और 10% वार्षिक दर से लगाया गया धन हम लोगों ने ₹y मान लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे। प्रश्नानुसार का मतलब जो प्रश्न दिया हुआ है उसके अनुसार। तो हम लोगों ने 12% वार्षिक दर से लगाया गया धन हम लोगों ने यक्स मान लिया। ठीक इसी प्रकार से प्लस करके 10% वार्षिक दर से लगाया गया धन हम लोगों ने वाई माना हुआ है। तो यक्स प्लस वाई बराबर कुल कितने की बात कर रहा है मेरे भाई, 75,000 रुपये की बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो यक्स प्लस वाई बराबर आपका 75,000 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 12% वार्षिक दर से लगाया गया धन हम लोगों ने यक्स माना था तो यक्स हो गया, और 10% वार्षिक दर से लगाया गया धन हम लोगों ने वाई माना था तो वाई हो गया। तो यक्स प्लस वाई बराबर 75,000 रुपये हो गया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला मान लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यक्स का जो 12% है, यक्स का 12% वार्षिक दर से ब्याज, क्योंकि हम लोग को ब्याज ज्ञात करना है मेरे भाई। तो 12% वार्षिक दर से ब्याज क्या मान लेंगे मेरे भाई, 12% वार्षिक दर से ब्याज यक्स इंटू 12 इंटू 1/100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1/100। ऐसा हम लोग क्यों मान लेंगे मेरे भाई, क्योंकि जो ब्याज का फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ। तो सूत्र लिख दे रहा हूँ, ब्याज का जो फार्मूला होता है मेरे भाई, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर होता है इंटू समय होता है। ये आपका मूल ब्याज का फार्मूला होता है, अपॉन में 100 होता है। तो ये ब्याज का फार्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा। ये आगे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में भी लगेगा। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100 होता है। तो हम लोगों ने वही माना, 12% वार्षिक दर से ब्याज का जो है फार्मूला, हम लोगों ने क्या माना, मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो हम लोगों ने क्या माना हुआ था, 12% वार्षिक दर से लगाया गया धन हम लोगों ने यक्स माना था। तो मूलधन हम लोगों ने यक्स माना था तो यक्स हो गया, इंटू कितने प्रतिशत की दर से, 12% की दर से, तो इंटू 12 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में समय दिया हुआ नहीं है तो समय को हम लोग 1 मान लेंगे, इंटू 100 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 3 चौक 12, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3x अपॉन में 25 हो जाएगा। यक्स का जो दिया हुआ, यक्स का 12% दर से ब्याज 3x अपॉन में 25 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से y का
10% की बात किया है, y का 10% वार्षिक, ठीक है मेरे भाई, 10% y का 10% वार्षिक दर से ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला जो लिखा हूँ वही लगेगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हम लोगों ने माना हुआ था मूलधन को हम लोगों ने क्या माना था, जो दिया हुआ है यहाँ पर 10% वार्षिक दर से लगाया गया धन हम लोगों ने y माना हुआ है। यहाँ पर देखिए 10% वार्षिक दर से लगाया हुआ धन हम लोगों ने y माना हुआ है, तो मूलधन को हम लोगों ने y माना हुआ है। y इंटू कितने प्रतिशत की दर से, 10% की दर से, इंटू समय दिया हुआ नहीं तो समय को 1 मान लेंगे, अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। तो ये हम लोग काट देंगे तो कितना बचेगा, y अपॉन में 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, y अपॉन में 10 हो जाएगा। तो y का 10% वार्षिक दर से ब्याज y अपॉन में 10 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है मेरे भाई, द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ जो है उसको हम लोग चलिए पढ़ते हैं, मैं समझाता हूँ उसके बाद सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है हम लोगों ने 12% वार्षिक दर से ब्याज को निकाल लिया और 10% वार्षिक दर से ब्याज को निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आगे बोला है यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज जो दिया हुआ है 12% और 10% के हिसाब से कुल वार्षिक ब्याज 8,300 मिले तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया हुआ है। तो कुल की बात किया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यक्स का जो 12% है वार्षिक दर हम लोगों ने क्या माना था, क्या ज्ञात किया था, जो ब्याज है क्या ज्ञात किया, 3x अपॉन में 25 प्लस y का 10% वार्षिक दर से ब्याज क्या ज्ञात किया है, y अपॉन में 10 ज्ञात किया है, बराबर कितने की बात किया है, 8,300। कुल वार्षिक दर से क्या बोला है क्वेश्चन में, कुल वार्षिक दर से जो ब्याज है 8,300 की बात किया है। कुल वार्षिक दर यानी 12% और 10% दोनों की बात किया है। कुल का मतलब 12% और 10% की ही बात किया है, तो ये कुल हो गया। तो कितना हो गया मेरे भाई, जो 12% का वार्षिक दर ब्याज है 3x अपॉन में 25 प्लस 10% का वार्षिक ब्याज है y अपॉन में 100 हम लोगों ने निकाला है, बराबर 8,300 हो गया। उसके बाद मेरे भाई इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6x प्लस 5y अपॉन में 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 50 आ जाएगा, बराबर 8,300 हो जाएगा। तो इसका आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार एलसीएम को निकाला है, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। तो ये चीज़ें आप लोग के लिए कॉमन हो गई होगी, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक आध दो बार ट्राई कर लीजिएगा, आ जाएगा मेरे भाई। चलिए ठीक है मेरे भाई, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद जो राइट साइड 8,300 दिया है अपॉन में 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 5y बराबर, इसका हम लोग 50 का मल्टीप्लाई 8,300 में करेंगे तो 000 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और उसके बाद 50 तेइयाँ कितना हो जाएगा, 5 यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना, 1 बचा, 8 × 5 = 40, 41,000 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 41,500 हो जाएगा, यानी 4,15,000 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 4,15,000 हो जाएगा। 50 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 8,300 में किया तो 4,15,000 आ गया। इतना आने के बाद इसको हम लोग समीकरण नंबर कौन सा मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे मेरे भाई। कौन सा मान लेंगे, समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। समीकरण नंबर दूसरा मानने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 6 का गुणा करने पर 6 का, समीकरण 1 में 6 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो समीकरण नंबर 1 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया हुआ है,
समीकरण नंबर 1 था जो यक्स प्लस वाई बराबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 75,000 रुपये दिया हुआ था। तो यक्स प्लस वाई बराबर 75,000 दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर 6 इंटू 75,000 हो जाएगा। इतना होने के बाद 6x प्लस 6y बराबर इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 का मल्टीप्लाई हम लोग कितने में कर देंगे, 75,000 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 000 हो जाएगा, 000 और 6 पंचे 30, 0 हो जाएगा, हासिल बचेगा 3 और 7 छक 42, 42 और 3, 42 3 45 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 4,50,000 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 4,50,000 आ जाएगा। तो ये आपका एक नया समीकरण बन गया, कौन सा, 6x प्लस 6y बराबर 4,50,000। ठीक है मेरे भाई, ये आपका एक नया समीकरण बन गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर तीसरा मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर ये आपका तीसरा हो गया। क्या हो गया, 6x प्लस 6y बराबर 4,50,000। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। तो आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से हम लोग समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है, 6x प्लस 6y बराबर 4,50,000 है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद इसमें से हम लोग समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 6x और क्या दिया हुआ है, प्लस 5y बराबर 4,15,000 दिया हुआ है, प्लस 5y बराबर 4,15,000 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, इतना दिया हुआ है तो इसको हम लोग घटाएंगे तो 6x से 6x कट जाएगा और 6y में से 5y हम लोग माइनस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ y बचेगा और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 35,000 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये बचेगा। तो y की वैल्यू कितना आ गई, 35,000, क्योंकि 4 लाख में से 4 लाख को हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 50,000 बचेगा। 50,000 में से 15,000 को माइनस कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ 35,000 बचेगा। तो y बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 35,000 आ गया। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर पहला क्या माना था, यक्स प्लस वाई बराबर 75,000 दिया हुआ था। ठीक है मेरे भाई, तो वो यक्स प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिखना है हम लोग को, यक्स प्लस कितना है, 35,000 है, बराबर 75,000 दिया हुआ है। तो यक्स बराबर 75,000 माइनस 35,000 हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो 75 में से 35 को जो हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, कितना बचेगा, 40,000। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 40,000 आ गई। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला था, अब हम लोग लिखेंगे अतः 12% की दर से लगाया गया धन, 12% की दर से लगाया गया धन हम लोगों ने क्या माना था, यक्स माना था। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 40,000 आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से तथा 10% की दर से लगाया गया धन y, तो y बराबर हम लोगों ने
जो y माना था, तो y की वैल्यू क्या आई है, 35,000 रुपये आई हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट आंसर है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जैसे ब्याज का फार्मूला क्वेश्चन नंबर 9 में लगा हुआ है, ब्याज का फार्मूला इसमें भी लगेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में समय की बात कर दिया है, यहाँ पर 2 वर्ष की बात किया हुआ है। एज इट इज क्वेश्चन 9 की तरह ही सॉल्व होगा। जिस तरीके से मैं सॉल्व किया हूँ एक कॉपी में लिख लीजिएगा, मतलब नोट तो करेंगे ही करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। नोट करने के बाद जिस तरीके से मैं सॉल्व किया हूँ ठीक उसी प्रकार से सॉल्व होगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, पहली बार होमवर्क आप लोग के लिए दे रहा हूँ। फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो मैं ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करा दूंगा। बाद में का मतलब लगभग 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं प्रश्नावली 3F में। जब प्रश्नावली 3F का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, जहाँ तक है ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एज इट इज क्वेश्चन समझ लीजिए वही है। वहाँ पर जो बोला था व्यक्ति की बात किया था, यहाँ पर व्यापारी और बैंक की बात किया हुआ है, तो लगभग वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो था, क्वेश्चन नंबर जो 9 था वहाँ पर भी 12% की बात किया था और ब्याज की भी बात किया था। और यहाँ पर जो शेष बचा हुआ है वहाँ पर 10% की बात किया था, यहाँ पर 15% की बात किया है। वहाँ पर कुछ क्वेश्चन वहाँ पर जो दिया हुआ था, मतलब कि कुल वार्षिक ब्याज जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 8,300 दिया था। लेकिन यहाँ पर कुल वार्षिक ब्याज जो दिया हुआ है 6,320 दिया हुआ है। यहाँ पर समय की बात किया हुआ है। तो मैं थोड़ा हिंट दे दिया हूँ आप लोग को। जो ब्याज का फार्मूला है, ब्याज का फार्मूला है मूलधन, यहाँ पर मूलधन हो जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय। ठीक है मेरे, अपॉन में 100। तो यहाँ पर मूलधन की जो बात किया हुआ है, जो हम लोग मानेंगे उसको रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, मूलधन जो मानेंगे यक्स मानेंगे तो यक्स को रखेंगे। तो यहाँ पर यक्स इंटू कितने प्रतिशत की बात किया है, 15%, सॉरी पहला वाला 12% की बात किया है, तो 12% रख लीजिएगा आप लोग। और समय की बात किया है तो समय को 2 रख लीजिएगा, अपॉन में 100 करके सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 को होमवर्क दे रहा हूँ, अपने से खुद लगाइए और क्वेश्चन को अपने बुक में मैच कर लीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो अपने आप को आप समझिएगा कि हाँ मैं ठीक तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में जाएंगे तो खुद से जब तक नहीं सॉल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन ज़रूर आप लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।